हेडिंग डालिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो हमने देखो चैप्टर का नाम देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि OH आने की वजह से लोन पेयर होता है जो कि पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं पाता, जिसकी वजह से वो कार्बोनाइल कंपाउंड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता है। ये होता है हमारे पास कार्बोनाइल, और ये होता है हमारे पास हाइड्रोक्सिल, और ये दोनों मिलकर के बनाते हैं कार्बोक्सिल, और एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दो फंक्शनल ग्रुप से मिलकर के बना है। ओके, हाँ, तो क्वेश्चन लिखिए वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स do not show characteristic properties of carbonyl groups, अब इसकी वजह वही है जो आपको याद है, एक बार मैं स्पेसिफिकली यहां भी लिखा देता हूं कि इस पर लोन पेयर होने की वजह से ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, और इस कार्बोनाइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाता, जिसकी वजह से कार्बोनाइल प्रॉपर्टी भी शो नहीं होती है। तो सिंपली ये बना लीजिए और लिखिए। नहीं, ऐसा थोड़ा कि कार्बोनाइल कंपाउंड ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, कि कोई देता ही नहीं है, बट उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है जैसे कि HCN का वो अमोनिया डेरिवेटिव्स वाली रिएक्शन, तो वो सब नहीं होगी। लिखिए इसमें carbonyl compounds have partial positive charge. Carbonyl compounds have partial positive charge on carbonyl carbon, but in carboxylic acids, carbonyl carbon do not possess partial positive charge, but in carboxylic acids carbonyl carbon do not possess positive charge due to resonance as shown above. Hence it cannot show properties of carbonyl compounds. लिखिए GMP, Journal Methods of Preparation, from 1 degree alcohols, पहला लिखिए from 1 degree alcohols, आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या डाला जाए कि सीधे ये एसिड में चेंज हो जाए। लिख दीजिए अपने आप, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी, KMnO4 डालिए, ठीक है। चलिए अगला लिखिए, बेंजाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराइए। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, अगर किसी को नहीं पता लगा है कि बेंजाइल अल्कोहल क्या बला है, तो ये होता है बेंजाइल अल्कोहल। देखो जब कभी एरोमेटिक आ जाए तब आप KMnO4 डालते हैं तो अल्कलाइन मीडियम में डालिएगा, तो ये बन जाएगा और कई बार बुक्स में आपके ऐसा भी लिखा है H+ देने के बाद, ठीक है। दूसरा लिखिए, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन,
फ्रॉम अल्काइल्स, सॉरी फ्रॉम नाइट्राइल्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। ये भी पता ही है आपको, साइनाइड और अमाइड दोनों का ही हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, एसिड बनेगा। बट ये कि साइनाइड लगाने के लिए आपके पास पहले अल्कोहल होना चाहिए, मतलब हैलाइड होना चाहिए, फिर हैलाइड के बाद में केसीएन करके आप साइनाइड लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने आप कराना। आरएमजीएस की रिएक्शन CO2 से कराइए, जो प्रोडक्ट बनता है उसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। राइट, ये होगा ना CO2। तो यहाँ पे R P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और MgX होता है। हाँ हाँ भाई, मैग्नीशियम का प्लस, इसका माइनस, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, इस प्लस पे ये आ जाएगा R और इस O पे आएगा MgX। अब इसके बाद वाटर हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। थोड़ा और अच्छे से लिख दो इसको। कैसे भी कर लो। देखो पोलैरिटी नहीं पता लगती है, कैसे कैसे टूटता है, ये प्लस माइनस कैसे आता है, फिर इसकी नहीं पता लगती। मैग्नीशियम मेटल इसमें तो प्लस ही आएगा, फिर तो इसमें नहीं पता लगता देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है। ठीक है, एक इंटर कन्वर्जन कीजिए, मीथेन से एसिटिक एसिड बनाइए। बोलो सोनिया क्या करना है। सर सबसे पहले इसका क्लोरीनेशन करवाएं। ओके, Cl2 with HNu, CH3Cl, फिर इसको KCl से रिएक्शन करवाइए, KCN से रिएक्शन करा दी। तो CH3Cl बना। ठीक है, इथेन नाइट्राइल बोलते हैं उसको। फिर इसका हाइड्रेशन करवाएं। हाइड्रेशन नहीं बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रेशन होता है अल्कीन और अल्काइन में, जिसमें हाइड्रोजन वाटर का एडिशन हो जाता है। यहाँ एडिशन नहीं है ना, इसीलिए माइक ऑन करवाया था। इसके अलावा और कोई तरीका सोनिया? सर जहाँ पे ये KCl से रिएक्ट करवाया वहाँ पे Mg से भी रिएक्ट करवा सकते हैं। मैग्नीशियम से ड्राई ईथर डाल के। ठीक है, CH3MgCl बन गया। फिर इससे वाटर ऐड कर देंगे। इसमें वाटर ऐड कर देंगे तो एसिड कैसे बनेगा बेटा? इसमें अगर आपने वाटर ऐड करा ना, रुद्राक्षी हो यहाँ पे, हाँ नहीं सर, एक सेकंड होल्ड करना।
अगर मैं इसकी रिएक्शन वाटर से कराऊं तो क्या बनेगा? नहीं, गलत जवाब। कौन बताएगा? अगर CH3Mg बनेगा क्या? CH3OH बनेगा। नहीं, हाँ, नहीं, हट। अक्षिता, सियोना, रिया, जानवी, दीपांशु, दीपांशी, तलत, हाँ, बताया था ना। ये बन जाएगा, बताया था ना। इसमें एक भी हाइड्रोजन आ जाए, HF आ जाए या अल्कोहल आ जाए, कोई भी ऐसी हाइड्रोजन जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच्ड है तो अल्केन बनता है। याद रखा करो इसको। हाँ सोनिया बोलो। आप कह रहे हो हाइड्रेशन करा दूंगा तो ये बन जाएगा बेटा। फिर से यहाँ पहुंच गई तू तो। हाँ हाँ, ये बोलो ना, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो इसमें तो आपके पास बन जाएगा CH3। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। ठीक है, मतलब सही चल रही हो तुम अभी। और कोई किसी के दिमाग में? ये तरीका नया था, इस तरह से लोग बाग कम चलते हैं। जनरली दिमाग में या तो ये आता है या फिर और कोई किसी के दिमाग में? चलो, जब नहीं है किसी के दिमाग। दीपांशु, माइक ऑन कर। हाँ बेटा, कोई तरीका और? शाबाश। हाँ, कैसे बनाऊं बताओ, कैसे बनाऊं? हाँ, एक्वस क्योज डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। CH3OH बन गया। अब KMNO4 डाल दूंगा, बन जाएगा एसिटिक एसिड। कार्बन तुमने बढ़ाया नहीं। हाँ, इसकी वुड्स रिएक्शन करा करके कार्बन डबल कर सकते हो आप, वो कर दो। या फिर ये एक्वस बनाए ना, इसको आप कॉपर विथ 573 केल्विन डाल दीजिए तो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। फिर फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन CH3MgBr से कराइए, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। राइट, तो आपके पास 2 कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, और अब आप इसमें KMNO4 डालिए। देखो, इंटरकन्वर्जेंस मैंने बहुत कराई है, अब डिपेंड करता है आप कैसे कितनी प्रैक्टिस करके रखते हो। आपको ये पता होना चाहिए कार्बन कैसे बढ़ना है, कम होना है। और कुछ कुछ जब भी इंटरकन्वर्जन करो तो मन में कुछ रिएक्शंस भी याद रखा करो। जैसे फ्रीडरिक रिएक्शन याद रखा करो, एरोमेटिक में काफी काम आती है। और इधर से रोजेनमंड याद रखा करो। एल्डोल अब हो गया एक, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शंस हो गई, और ये एल्डिहाइड वाली रिएक्शन जो कि HCN से करते हैं, ये सारी चीजें यही चलती रहती है घूम घूम करके। फिर जब एरोमेटिक की आएंगी फिर हम एरोमेटिक की भी सीखेंगे। एरोमेटिक में भी ये याद रखा करो कि यहाँ पे जो ग्रुप लगा होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है। अगर ये डोनेटिंग है, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ माइनस आएगा तो वो मेटा पे करेगा। लेकिन अगर ये विड्रॉइंग है तो यहाँ प्लस आएगा तो वो यहाँ पे जाकर के ऑर्थो पे करेगा। तो ये भी दिमाग में चलना चाहिए।
बीडीसी कैसे बनता है, ये बहुत आना ही चाहिए कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, क्योंकि उसके बाद में सैंडमेयर रिएक्शंस हैं, इसमें आप फ्लोरो क्लोरो ब्रोमीन कोई सी भी लगा सकते हो, ठीक है, तो वो सब याद रखा करो। चलिए हेडिंग डालिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए क्या खास बात है इसमें, एसिड में, एसिड का जो एक मॉलिक्यूल होता है ये बेसिकली दूसरे एसिड के मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना करके रखता है इस तरीके से, तो ये डबल की फॉर्म में मिलता है, मॉलिक्यूलर वेट इसका डबल हो गया ऑलमोस्ट, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। लिखिए इस बात को, लिखिए इसमें, ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड carboxylic acids show weak molecular association. Carboxylic acids show weak molecular association, hence have high boiling point as compared to that of aldehyde, कीटोन, अल्कोहल, मतलब अल्कोहल से भी ज्यादा मिलेगा, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, क्वेश्चन लिख लीजिए ऐसे ही, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा ये। आपसे बोले इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, कौन सबसे ज्यादा सॉल्युबल है? इथेनोइक एसिड, क्योंकि साइड चेन भरने के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है, तो लिख लीजिए इसको भी, ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, ये सब में ही होता है, ध्यान रखना, ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, ब्रेक में लिखिए हाइड्रोफोबिक पार्ट, solubility decreases because strength of hydrogen bond decreases. अगला देखिए फिजिकल स्टेट, तो फर्स्ट 3 मेंबर्स, फिर आपके पास 4 से 9 मेंबर तक, और फिर आपके पास 10 से अबव। फर्स्ट 3 मेंबर कलरलेस लिक्विड होते हैं, यानी कि मीथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड सब कलरलेस हैं, पंजेंट स्मेल आती है, आप सिरका सूंघ के भी देख सकते हैं, तीखी गंध होती है। ये होते हैं आपके पास ऑयली लिक्विड, अनप्लीजेंट स्मेल, आपको पंजेंट नहीं लगेगी बट अच्छी भी नहीं लगेगी, और इसके बाद वाले सॉलिड, साइज बढ़ जाता है तो मॉलिक्यूल चिपकना शुरू कर जाता है। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज, अगला लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें लिखिए एसिडिक नेचर सबसे पहला। चलिए सपोज करो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर ये H+ डोनेट भी कर देता है तो जो आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन होता है ये रेजोनेंस से स्टेबल होता है, इसका मतलब है ये इजीली H+ दे भी सकता है, और इजीली H+ दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, एसिड। लिख लीजिए इसको, और जितना ज्यादा ये कॉन्जुगेट बेस जो है स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा ये एसिडिक होगा, जैसा हमने अल्कोहल में सीखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पता करनी है, पहले भी करा चुका हूं, 2 तरीके होंगे आपके पास। पहला, अगर इससे -I इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ जाता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और अगर इससे +I वाला ग्रुप जुड़ जाता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ
कम हो जाएगा। या फिर आप इसका कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इंक्रीजेस तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग एसिड विल इंक्रीज। लिख लीजिए इसको, ये पहले भी करा था हमने अल्कोहल्स में, और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के। जहां पे जो लगना सही हो जाए, और स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, अगर रेजोनेंस है तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा वही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of their acidic strength. अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शंस आर एसिटिक एसिड, फिनॉल, फॉर्मिक एसिड, इथेनॉल, बेंजोइक एसिड। तो फिनोल की कम क्यों होती है एसिड से? फिनोल की है? अच्छा वो एसिड नहीं है इसलिए? ये क्या बात हुई यार, है भाई, ये क्या बात हुई? पहले यहां देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि क्या वजह है कि फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी एसिड से कम होती है। कोई भी एसिड ले लो आप, वजह देखिए। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो H+ देने के बाद में जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है उसमें रेजोनेंस है, और इस रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होगा। यहां पर H+ देने के बाद में जो कॉन्जुगेट बेस बनता है उसमें भी रेजोनेंस है। बट यहां पर एक और एक दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जबकि यहां पर 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। तो ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, इसीलिए फिनोल ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। क्यों भाई अक्षिता? बट ऐसा नहीं होता है, एसिड ही ज्यादा एसिडिक होता है। इसकी वजह देखिए, यहां पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी उसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से चला और कार्बन पर आया, तो इसको हम बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो कि लेस स्टेबल होती हैं। इसीलिए फिनॉल लेस एसिडिक होता है। यहां पर ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक जैसी हैं, बिल्कुल। हाँ, तो ऑक्सीजन से चार्ज निकल करके ऑक्सीजन पे ही गया है। इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाती है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और ये कंपैरेबली मोर स्टेबल होती हैं। हेंस कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक। पहली चीज तो ये समझ लीजिए। अलग से क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई फिनोल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना देना और ये थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी। हाँ, अगर वो दोनों एक जैसी बन रही हैं तो इक्विवेलेंट है, अगर दोनों एक जैसी नहीं बन रही तो नॉन इक्विवेलेंट है। नॉन इक्विवेलेंट लेस स्टेबल होता है, बट इसका मैक्सिमम इफेक्ट यहीं पे देखने को मिलता है। और ज्यादा थ्योरी लिखनी हो तो आप कह सकते हैं
यहाँ पर कि हेयर नेगेटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन टू अनदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। हेंस दीज आर नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, और उसमें लिख देना इक्विवेलेंट है। लिखवा दूं क्या? हाँ, तो क्या क्या था हमारे पास? एसिटिक एसिड, फिनॉल, फॉर्मिक एसिड, इथेनॉल, और बेंजोइक एसिड। तो इतना तो पता लग गया कि एसिड्स को अलग कर लो। अब इसमें भी इस वाले ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन है, इसके साथ में प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा है। प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, जबकि ये फिनाइल आपके पास माइनस आई इफेक्ट शो करता है और ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो इससे ज्यादा एसिडिक ये हो गया, इससे कम एसिडिक ये हो गया। इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो रेजोनेंस से स्टेबल है, जबकि इसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस से स्टेबल नहीं है। तो फिनोल मोर एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर टू डी। दिस इज योर आंसर। यानी कि ये फॉर्मिक एसिड इसके बाद में एसिटिक एसिड, फिर फिनॉल और फिर इथेनॉल। क्लियर? तो ये रिजल्ट है आपका एक्सपेक्टेड, बट रियलिटी में ये ऑर्डर भी गलत है। यहां पर एक एक्सेप्शन ये है कि फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। आ गया? पानी आ गया? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है। लिख लीजिए इसको। सर मतलब मेरा सही था। हाँ, तुक्के में सही था तू। तभी तो मैंने वजह पूछी थी, वजह तो हवा में उड़ रही थी। ये कि इसका जो मैंने पढ़ा है अभी तक कि इसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है इसके कॉन्जुगेट बेस से ज्यादा स्टेबल है। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि इसका कॉन्जुगेट बेस इज लेस स्टेबलाइज्ड ड्यू टू बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर। इस बेंजीन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और यहां पर ये कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल। कोई आपसे नहीं पूछेगा, टेंशन ना लो। ड्यू टू कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। चलिए साहब, बढ़िया है, कराने लायक चीज तो मैंने करा दी। हेडिंग डालिए,
ऑर्थो इफेक्ट, ये भी बहुत नया कॉन्सेप्ट है, ऑर्थो इफेक्ट। पता नहीं क्यों इतना पढ़ा रहा हूं, हालांकि ये कोई एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स करके लिख लेना, ऑर्थो इफेक्ट एक्स्ट्रा में लिखिए। ब्रैकेट में लिखना ओनली फॉर बेंजोइक एसिड एंड एनिलीन, ओनली फॉर बेंजोइक एसिड एंड एनिलीन। लिखिए whatever the group is attached at ortho position, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, विड्रॉइंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, attached at ortho position, it will increase the acidic strength, it will increase the acidic strength of benzoic acid and aniline, benzoic acid and aniline। यहां पे कोई ग्रुप जुड़ा है, -I + I -M + M कुछ भी जुड़ा हो, it will increase acidic strength, चाहे COH हो या NH2, एनिलीन ना, ये एसिड है या एनिलीन है। लिखिए क्वेश्चन, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या पानी नहीं है? अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। क्यों नहीं है? पानी नहीं है तो जो गिर जा रहा है। OH ग्रुप है, ये रहा ऑर्थो इफेक्ट, तो A तो मैक्सिमम हो जाएगा, क्लियर। OH वाला +M इफेक्ट शो करेगा, यहां भी शो करेगा, यहां पर +M इफेक्ट शो नहीं करेगा क्योंकि मेटा पर है, ठीक है। तो ये वाला ऑर्थो की वजह से ज्यादा आपके पास एसिडिक हो गया। अब इसकी बात करें, इसमें कोई जुड़ जाता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी, तो C वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी इससे, ठीक है। और ये हो गया आपका B, तो D और B और C, ये ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, ये +M इफेक्ट की वजह से, ठीक है, और यहां पर OH ग्रुप की वजह से।